हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को पढ़ना शुरू करेंगे, 1872 को पढ़ना शुरू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा और ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है पर अच्छे से देखना, बेसिक कंसेप्ट सारे इस लेक्चर में क्लियर होंगे। जनरली कि एविडेंस एक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, है क्या, शुरुआत कहाँ से करें पढ़ने की, तो ये लेक्चर जरूर देख लेना। इसमें मैंने बताया हुआ है प्रॉपर आपको एविडेंस एक्ट के बारे में अच्छे से, तो इस लेक्चर को पूरा देखें लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की, तो ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है। पर ये लेक्चर देखे बिना आगे के लेक्चर्स आपको समझ नहीं आएंगे, तो अच्छे से समझना आपने। सबसे पहले अगर मैं इसकी इंट्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो जस्ट इसलिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, पर मुझे बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी बताना है। देखिए, जो लॉ है, अगर मैं कानून की बात करूँ तो ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है ये सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरा जो कानून का प्रकार है वो हो सकता है प्रोसीजरल लॉ। एक और टाइप का लॉ होता है जिसको कभी कभी हम प्रोसीजरल ही बोल देते हैं, एडजेक्टिव लॉ। एडजेक्टिव, कुछ लोग एडजेक्टिव को और प्रोसीजरल को सेम बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, माइनर सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। सब्सटेंटिव कानून, सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जो हमें हमारे राइट्स बताता है, ड्यूटीज़ बताता है, जो पेनल्टीज़ बताता है। अगर हम अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पेनल्टीज़ बताता है। जैसे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये हमें हमारे राइट्स बताता है, ये हमें हमारे वेरियस पनिशमेंट्स के बारे में बताता है, ऑफेंसेस के बारे में बताता है। ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। प्रोसीजरल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो हमें प्रोसीजर बताता है कि हमने वो राइट्स अचीव कैसे करने हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जैसा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सारे क्या हैं, सब्सटेंटिव लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको आपका राइट बताता है कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने ब्रीच किया तो आप कोर्ट में जाकर कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। पर कोर्ट में जाकर कंपनसेशन कैसे मिलेगा, प्रोसीजर हमें प्रोसीजरल लॉ बताता है। जैसे कि सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वो क्रिमिनल केसेस के प्रोसीजर को बताता है। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो जिसका मर्डर हुआ उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को राइट है कि मर्डर करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। पर मर्डर करने वाले को सजा कैसे मिलेगी, क्या प्रोसीजर होगा, अरेस्ट कैसे होगी, उसको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये प्रोसीजर कौन बताता है, हमें प्रोसीजरल लॉ सीआरपीसी बताता है। वहीं पे सीपीसी की बात ले ली जाए तो सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है। ये भी हमें प्रोसीजर बताता है सिविल केसेस के बारे में। आपका किसी ने कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया, आपका कॉन्ट्रैक्ट उसने ब्रीच कर दिया, आपको प्रॉब्लम हुई, आपको नुकसान हुआ, आपने केस कर दिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो अगर आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन कंपनसेशन क्लेम करने का प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोसीजरल लॉ सीपीसी बताएगा हमें। कैसे प्लेंट दाखिल होगी, कैसे उसकी रिटर्न स्टेटमेंट आएगी, कितने टाइम के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आनी चाहिए, ये सारी बातें हमें प्रोसीजरल लॉ सीपीसी बताता है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ एक एडजेक्टिव लॉ की, तो एडजेक्टिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है विच हैज द एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजरल लॉ एज वेल एज सम एलिमेंट्स ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। जब एक कानून आपको कुछ एक सब्सटेंटिव प्रोविजंस भी दे, अर्थात वो कानून आपको कुछ राइट्स, कुछ ऑफेंसेस या कुछ बता रहा है, कुछ आपके राइट्स के बारे में बता रहा है, कुछ कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है, सब्सटेंटिव लॉ तो है ही है, और साथ में वो प्रोसीजरल भी है, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। अगर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये एक एडजेक्टिव लॉ है। इसमें वैसे तो इसका मैक्सिमम पार्ट प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल इसको माना जाता है जनरली, पर कुछ एक अंश इसके ऐसे भी हैं जो सब्सटेंटिव की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि एस्टॉपल।
जो एस्टॉपर के प्रोविजन हम सेक्शन 115, 16, 17 पढ़ेंगे वो सब्सटेंटिव की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट को एडजेक्टिव बोला गया है, प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव का मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करूं तो 1 सितंबर 1872 को ये फोर्स में आ गया था। 1 सितंबर 1872 को ये डेट आपने याद रखनी है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए। और जो ये एक्ट बना था 1872 में, ये एक्ट नंबर 1 था, अर्थात 1872 में बहुत से एक्ट्स बने होंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी तो बना हुआ है। सबसे पहला जो एक्ट बना था एक्ट नंबर 1 वो था 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट। स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूँगा कि इस एक्ट के आने से पहले हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था जो एविडेंसेस से डील करता था। कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था जो हमें बताता था एविडेंसेस कैसे लेने हैं, जो हमें इसके बारे में बताता था। कोई भी ऐसा लॉ नहीं था। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में रूल्स बनाए गए थे, उन रूल्स के हिसाब से वहाँ की कोर्ट्स एविडेंस लेते थे, पर कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो सके। तो सबसे पहले हमारे हेनरी मे ने ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने ये बात कही कि इंडिया के लिए एक सेपरेट एविडेंस लॉ होना चाहिए जो पूरे इंडिया के ऊपर, हर कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो। 1868 में हेनरी मेनन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, इसने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक लॉ तैयार कर दिया इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से, लेकिन वो ड्राफ्ट इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो हेनरी मे ने जो आइडिया लेकर आए थे, जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया सबसे पहले, वो उनका ड्राफ्ट नहीं चला और वो एविडेंस एक्ट आगे नहीं आया। बाद में जो हमारे जेम्स स्टीफन थे, मिस्टर जेम्स स्टीफन, इन्होंने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया एविडेंस एक्ट का 1871 में, और वही ड्राफ्ट बाद में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बना और 1 सितंबर 1872 को उसको लागू कर दिया गया। आपको बता दूं कि इसी वजह से जेम्स स्टीफन को फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट के फादर कौन है? जेम्स स्टीफन, क्योंकि बाद में इनका ही ड्राफ्ट चला था, बाद में इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था उसी को एक्ट बनाया गया था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं एविडेंस एक्ट की, जो इंडियन एविडेंस एक्ट, अब ध्यान से यहां देखना, एविडेंस एक्ट ये बनाया क्यों गया, बताता क्या है हमें? देखो आईपीसी ने बता दिया कि पुनिशमेंट्स क्या क्या होंगी, ऑफेंसेस क्या क्या होंगे। सीआरपीसी ने बता दिया उन पनिशमेंट्स को देने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे तो किसी को लटका नहीं सकते फांसी पे, एक प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा, वो सीआरपीसी ने बता दिया। एविडेंस एक्ट बताता है कि भाई एविडेंस जो कोर्ट में दिए जाएंगे वो कैसे कैसे एविडेंस होंगे, किस प्रकार के एविडेंस आप कोर्ट में दे सकते हो, कौन सी बातें कोर्ट में बोली जा सकती हैं कोर्ट का टाइम बचाने के लिए। एविडेंस एक्ट बताता है कि एविडेंस जो आप दोगे वो केवल रेलिवेंट फैक्ट्स के दोगे। क्यों? हर चीज आप कोर्ट में, हर प्रकार की चीजें कोर्ट में नहीं बोल सकते, आप केवल रेलिवेंट बातें कोर्ट में बोल सकते हो। और रेलिवेंट कौन सी? इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार रेलिवेंट चीजें। हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके दिमाग की नसें खुलती जाएंगी एविडेंस एक्ट को लेकर। अब स्टूडेंट्स एविडेंस एक्ट हमें बताता है कि भाई एविडेंस दे कौन सकता है, स्टेटमेंट्स कौन दे सकता है, गवाही कौन दे सकता है, विटनेस कौन बन सकता है। क्या एक बच्चा विटनेस बन सकता है? क्या एक बूढ़ा विटनेस बन सकता है? क्या एक लड़की विटनेस बन सकती है? तो ये सारी बातें एविडेंस एक्ट बताता है। एविडेंस एक्ट बताता है कि अगर किसने गवाही दी तो उस गवाही की एडमिसिबिलिटी कौन डिसाइड करेगा कि वो गवाही कितनी एडमिसिबल है, एडमिसिबल है भी कि नहीं। तो ये सारी बातें एविडेंस एक्ट बताता है हमें, सारी बातें एविडेंस एक्ट बताता है। इसलिए एविडेंस एक्ट हमारा लाना बहुत जरूरी था। ये नहीं होता तो आईपीसी और सीआरपीसी, मैं जस्ट आईपीसी सीआरपीसी का एग्जांपल ले रहा हूं, क्रिमिनल लॉ की तरफ मैं एग्जांपल ले रहा हूं। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सीपीसी भी बोल सकते हैं, है ना। इनसे ही मतलब सब्सटैंटिव लॉ और ये वाले प्रोसीजरल लॉ से ही हमारा जस्टिस नहीं मिलना था। जब तक एविडेंस एक्ट नहीं होता जस्टिस देना बहुत मुश्किल था। अब स्टूडेंट्स अगला जो पॉइंट आता है वो आता है नॉट एग्जॉस्टिव। जो एविडेंस एक्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अर्थात एविडेंस एक्ट बन गया 1872 में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एविडेंस एक्ट के अनुसार ही बस एविडेंस लिए जाते हैं और एविडेंस किसी और तरीके से लिए ही नहीं जाते। नो,
बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो एक्ट सब्सटेंटिव एक्ट्स हैं, तो उसमें भी एविडेंस कैसे लेनी है ये सेक्शंस ऐड कर दिए हैं। जैसे कि सेक्शन 4 देख लो आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, जैसे कि सेक्शन 66 देख लो आप बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट का। इन दोनों, ये जस्ट 2 आर द एग्जांपल्स है, ये 2 एग्जांपल्स हैं। इन दोनों सेक्शंस में, इन एक्ट्स के दोनों सेक्शंस में ये भी बता दिया गया है कि एविडेंसेस कैसे लिए जाएंगे, क्या एविडेंसेस रहेंगे, कौन से एविडेंसेस लिए जाएंगे, कौन से नहीं, ये बातें इन सेक्शंस में बता दी गई हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में आ गया, लेकिन केवल एविडेंस एक्ट ही फॉलो नहीं किया जाता है, बहुत सारे सेक्शंस के अपने पर्सनल एक्ट भी हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं पर्सनल एक्ट्स के जिनमें भी एविडेंस लेने की बातें करी गई हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, लेक्स फोरी जो एविडेंस एक्ट है वो लेक्स फोरी नेचर का है। देखो लॉ 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है हमारे पास लेक्स लोकी, एक होता है लेक्स फोरी। तो एविडेंस एक्ट जो वो लेक्स फोरी है वो लेक्स लोकी नहीं है। लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ फोरम। लॉ ऑफ फोरम, फोरम मतलब कोर्ट, जो कोर्ट केस सुन रहा है उसका कानून। अर्थात एविडेंस एक्ट का मतलब, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो इंडियन कोर्ट्स हमेशा अप्लाई करेंगे जब भी उनके सामने मामला आएगा। लॉ ऑफ द कोर्ट वेयर द एक्शन अराइज और टेकन। बात समझने की कोशिश करना, लेक्स फोरी का मतलब होता है कि जो कोर्ट जो फोरम केस सुन रहा है वो उस कंट्री का लॉ अप्लाई करेगा, और इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है। अर्थात इंडिया के कोर्ट्स को हमेशा इंडियन एविडेंस एक्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा, इवन दो मामला किसी और कंट्री का है, इवन दो डिस्प्यूट किसी और पर्सन का है, किसी और कंट्री के पर्सन का है। लेकिन अगर इंडिया के कोर्ट में केस चला तो इंडिया का कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार काम करेगा। मेरा बोलने का मतलब यह, ध्यान सुनना, मैंने आपको बताया एविडेंस एक्ट बताता है कि एविडेंस कैसे लेने हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन एविडेंस दे सकता है, कौन विटनेस बन सकता है। तो मान लो अमेरिका का पर्सन का डिस्प्यूट इंडिया के कोर्ट में चल पड़ा, तो इंडिया का कोर्ट जो है वो इंडिया के एविडेंस एक्ट के अनुसार एविडेंस लेगा। अमेरिका का पर्सन कोई अमेरिका के कानून के अनुसार गवाह लेके आ जाए, जो गवाह इंडिया का एविडेंस एक्ट बोलता है ये गवाह नहीं बन सकता, तो इंडिया का एविडेंस एक्ट माना जाएगा, उस गवाह को सुना नहीं जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो इंडियन एविडेंस एक्ट में बोला गया है कि जो बच्चा है वो एक गवाही, जो छोटा बच्चा है वो अपनी टेंडर एज की वजह से गवाही देने के लिए उसे अलो नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई बच्चा मैच्योर है, समझता है बातों को, उसे अलो भी किया जा सकता है, पर जनरली एक बच्चे की गवाही पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ये इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है। लेकिन मान लो अमेरिका का एविडेंस एक्ट बोलता है कि बच्चा जो है वो भगवान का रूप है, और बच्चा जो गवाही देगा वो बिल्कुल सच्ची होगी, उसको मानना चाहिए। और अमेरिका का पर्सन किसी बच्चे को लेके आ जाता है कि हमारे लॉ में बोला गया है देखो बच्चा गवाही दे सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार बोला गया है कि बच्चे को मैच्योरिटी देखी जाएगी, ऐसे नहीं उसे गवाही उसकी विश्वसनीय नहीं होगी, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाएगा। लेकिन अमेरिका का लॉ बोलता है वो दे सकता है गवाही, और अमेरिका का पर्सन जिसका केस चला है इंडिया में वो अमेरिका के अनुसार अमेरिका के अनुसार एविडेंस एक्ट लेकर आ जाता है और दिखाता है देखो अमेरिका के एविडेंस के अनुसार बच्चा गवाही दे सकता है और इसको आप अलाउ करो। तो इंडियन कोर्ट्स बोलेंगे हम नहीं अलाउ करेंगे, हमारा जो एविडेंस एक्ट है हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी है, और जहां जहां पे केस चलेगा इंडिया में, इंडिया के कोर्ट्स को इंडिया का कानून ही फॉलो करना पड़ेगा, इंडिया का एविडेंस एक्ट ही फॉलो करना पड़ेगा, फॉरेन का एविडेंस एक्ट फॉलो नहीं कर सकते। दिस इज लेक्स फोरी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करो वो लेक्स लोकी है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करो वो लेक्स फोरी है। अब देखो फॉर एग्जांपल, देखो आपको पता है कमीशन क्या होता है? कमीशन पता क्या होता है? कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कोर्ट कमीशन इशू करता है ताकि उनकी गवाही लेकर आई जा सके। मान लो एक पर्सन अमेरिका बैठा हुआ है, बुजुर्ग है, उसकी गवाही बहुत जरूरी है किसी केस में। इंडिया से कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया, कमीशन मतलब कुछ एडवोकेट्स को अपॉइंट किया, कुछ अथॉरिटीज़ को अपॉइंट किया और अमेरिका भेज दिया, उस बूढ़े की गवाही लेकर आओ, उस बूढ़े पर्सन की गवाही लेकर आओ जो बड़ा महत्वपूर्ण है उसकी गवाही लेना। और कमीशन फॉरेन कंट्री चला जाता है और वहाँ से गवाही ले आता है।
इवन दो फॉरेन कंट्री में गवाही ली है, जब इंडिया में आया जाएगा तो वो गवाही वैलिड है नहीं है, कितना पॉइंट उसका वैलिड है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार देखा जाएगा, ना कि फॉरेन लॉ के अनुसार। क्यों? क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स 4 ही है, इंडिया का कानून ही अप्लाई होगा जब इंडिया के कोर्ट में केस चला होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस इंडियन एविडेंस एक्ट का इंटायर सेशन अगर आपको चाहिए, अबाउट 20 से 22 घंटे का सेशन है, 22 घंटे का, जिसमें पूरा एविडेंस एक्ट अच्छे से बताया हुआ है, वो आप हमसे ले सकते हैं। वो पेड है, लेकिन आप पैसे तो खर्च करोगे, आपको दुख नहीं होगा 1% का। आपका इंडियन एविडेंस एक्ट पानी की तरह क्लियर हो जाएगा इतनी जेन्युइन फीस पे कि ऐसा आपको कभी भी कहीं नहीं मिल सकता। तो आप हमसे इंडियन एविडेंस एक्ट का रिवीजन का रेगुलर सेशन ले सकते हैं 20-22 घंटे का। और अगर रिवीजन आपने 5-6 घंटे का शॉर्ट सेशन लेना है तो वो भी हम जल्दी ही क्रिएट कर देंगे। आप कभी भी इस वीडियो को देखें, आप एक बार पता कर लें रिवीजन सेशन बन गया होगा तो आपको रिवीजन सेशन मिल जाएगा। उसकी कॉस्ट रेगुलर से कम होती है, काफ़ी कम होती है, 50% से थोड़ी कम होती है। तो आप हमारे रेगुलर या रिवीजन सेशन ले सकते हैं। अगर आप इन लार्ज या लगातार के सेशन से आप नहीं देखना चाहते, एक इकट्ठा सेशन लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, अपने मन से लाइक ज़रूर करें। अब आते हैं स्कीम ऑफ दैट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी स्कीम क्या है, कैसे कैसे इस एक्ट को बनाया गया है, स्कीम क्या इस एक्ट की। तो देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शंस है, 3 इसके पार्ट्स हैं, 11 इसके चैप्टर्स हैं। 3 पार्ट्स हैं पहले इसके, उन 3 पार्ट्स को 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है और 11 चैप्टर्स को 167 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है रिसेंटली लोकसभा में एक बिल पास हुआ है जो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया है और आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज कर उनको रिपील करके नए एक्ट्स बनाने की बात करी गई है। थोड़ा सा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका और क्या हमें ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। तो गाइज, रिसेंटली 2-3 दिन पहले आपको पता है अमित शाह जी ने लोकसभा में एक बिल पेश किए, 3 बिल पेश किए थे बेसिकली। उसमें एक बिल था भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 और इस बिल का पर्पस था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिमूव करना, रिपील करना और इस बिल को का एक्ट बनाना बेसिकली। अभी तो बिल है, अभी तो लोकसभा में पेश हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया है, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, वहाँ भी इसकी प्रोसेस चलेगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तभी ये एक्ट बनेगा। अभी तो सेशन पार्लियामेंट का ख़त्म हो गया है, अब अगला जब सेशन आएगा हमारा विंटर सेशन जब आएगा सर्दियों वाला, उस टाइम पे ये बिल एक्ट बनेंगे। अभी तक तो ये बिल ही है, अभी एक्ट नहीं बने हैं। तो जो नया जो एक्ट बना हुआ है, जो नया बिल आया है, उसके अनुसार अभी उस बिल में क्या चेंज होगा वो बात की बात है। अभी तक जो बिल में है, नए बिल में 170 सेक्शंस हैं। वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन थे, नए वाले में 170 है, 3 सेक्शन बढ़ा दिए गए हैं। हुआ कि एक्चुअली 23 सेक्शन चेंज किए गए हैं। 23 सेक्शन जो ओल्ड एविडेंस एक्ट के थे, मतलब ओल्ड एविडेंस एक्ट के अलावा 23 सेक्शंस को चेंज किया गया है। थोड़ा चेंज करना का मतलब ये है कि पहले कुछ और था, बीच में कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए, कुछ वर्ड्स रिमूव कर दिए, सेक्शंस वही हैं पर उनको चेंज कर दिया, अल्टर कर दिया। एक नया सेक्शन ऐड कर दिया है और 5 सेक्शंस को रिमूव कर दिया। जो पहले सेक्शंस थे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाले 167 सेक्शन में से 5 सेक्शंस रिमूव कर दिए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा मोर और लेस जो एविडेंस एक्ट है यही चलेगा, जो हम यहाँ पढ़ेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ो, यही प्रोविजन इसमें होंगे, बस सेक्शंस ऊपर नीचे होंगे, कुछ एक पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे। नया जो बिल आया हुआ है इसमें डिजिटलाइजेशन को ज़्यादा फोकस किया गया है। डिजिटल एविडेंस, डिजिटल क्रॉस एग्जामिनेशन, डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एविडेंस लेना, विटनेसेस, ये सारी बातें नए एक्ट में कंप्यूटराइज जमाने में कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है बेसिकली। उसको भी अच्छे समझेंगे बाद में जब ये एक्ट बन जाएंगे। फिलहाल आप इंडियन एविडेंस एक्ट को अच्छे समझो। इसी के साथ मेरी वीडियो का अंत होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ 9821982041। ये कंपलसरी बिल्कुल नहीं होता, ये आपकी इच्छा है। अगर आपका मन करता है आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं।
थोड़ा सा भ्रम है लोगों को बहुत ज़्यादा कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। टीचर जो फैकल्टी है जिनके व्यूज़ बड़ी मुश्किल से 500-600 व्यूज़ आते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो बच्चे देख रहे हैं अगले सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो वही बच्चे पिछली चीज़ क्यों देखेंगे, नए बच्चे आएंगे, नए बच्चे कम कमाते हैं, तो कम अर्निंग है बहुत ज़्यादा यूट्यूब में। टीचिंग के स्टाफ को ली जाए, बेसिकली जो फील्ड में एक स्पेसिफिक फील्ड होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई ब्लॉग बनाता है, ब्लॉग बनाने वाला पर्सन जो है वो डेली लाइफ के ब्लॉग बना रहा है, उसको हर पर्सन देख रहा है, और जो पर्सन उसको देख रहा है वो सेम पर्सन उसे अदर ब्लॉग में भी देखेगा, अगली बार भी देखेगा, अगली बार, मतलब सेम ऑडियंस बार बार उस पर्सन को देखेगी। लेकिन टीचिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑडियंस होती है, लो ऑफ एविडेंस जिनको है वही देखेंगे ना। बेशक मेरे सब्सक्राइबर 5 लाख क्यों नहीं हो जाएं, लेकिन लो ऑफ एविडेंस अगर केवल 20,000 लोगों को है तो 20,000 ही देखेंगे, उस हिसाब से व्यूज़ आएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा भ्रम है। तो हम कंट्रीब्यूशन के लिए बोलते हैं तो वो आपकी अपनी इच्छा, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई आपकी जेब से हम नहीं निकाल रहे हैं, ना ही कंपल्शन है किसी प्रकार की, ये आपका मन है। अगर मन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।